अब सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि विटामिन शब्द बना कैसे। तो बेटा अगर मैं विटामिन शब्द को देखता हूं तो विटामिन मुझे दो शब्दों का संधि मिलता है। कौन कौन से शब्दों का? बेटा सबसे पहला देखा जाए वाइटल और दूसरा एमाइंस। हाँ, अगर आप देखें तो बेटा आप दोनों चीजों को जानते हो। अगर विटामिन को मैं चेक करूंगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वाइटल और दूसरा है एमीन्स। वाइटल और एमीन को अगर मिला दिया जाए ऐसा विटामिन बनाया गया। वाइटल का मतलब क्या होता है? जैविक शरीरों में या जीवधारियों के अंदर या जीवित प्राणियों में। और एमीन्स का मतलब जानते हो क्या होता है? आपने एमीन्स पढ़ रखे हैं। एमीन्स आपको याद होगा, प्राथमिक एमीन RNH2, द्वितीयक एमीन R2NH, तृतीयक एमीन R3N। नहीं पढ़ रखे हैं आप लोगों ने? तो ये एमीन्स होते हैं। मैं क्या समझ गया कि जीवित प्राणियों के अंदर या जैविक शरीरों में या जीवित शरीरों में पाए जाने वाले एमीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन बोलते हैं। अच्छा, विटामिन के विषय में सबसे पहला नॉलेज किसको था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंक। हाँ, फंक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन के विषय में एनालाइज किया और हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के दिखाई। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन क्या होता है। बेटा बड़ा आसान सा है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो कहां पर पाए जाते हैं? जीवित शरीरों में। और बेटा ये कौन से कंपाउंड होते हैं? नाइट्रोजन युक्त एमीन्स यौगिक होते हैं। हाँ, एक और चीज यहां पर समझने वाली बात रहेगी कि जो विटामिन होता है हमारी बॉडी विटामिन बनाती नहीं कभी। हमारी शरीर प्रोटीन बना लेता होगा, अन्य कंपोनेंट बना लेता है, अन्य प्रकार के कंपोनेंट को बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारी बॉडी विटामिन कभी नहीं बनाती है। और क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन नहीं बनाती है, हमें हमेशा विटामिन को भोजन के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। कभी भी किसी चीज में विटामिन में अगर किसी बॉडी में कमी आ गई तो हमें या तो उस विटामिन की दवा लेनी पड़ेगी और या फिर किसी ऐसे भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को लेना पड़ेगा जिससे हमें विटामिन की कमी क्या हो सके? पूरी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम भोजन करते रहेंगे विटामिन हमारे शरीर में खुद बनकर तैयार होगा, तो ये बेटा सोचना निरर्थक है, कोई भी अर्थ नहीं इसका। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे हम। तो विटामिन एक ऐसे कंपोनेंट, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एमीन्स होते हैं, बॉडी पर पाए जाते हैं। हाँ, इनको हमेशा भोज्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों द्वारा क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। फिर चेक करेंगे कि विटामिन कितने प्रकार का होता है और या फिर विटामिन को किन किन भागों में बांटा गया है। तो बेटा ये भी ध्यान रखना, विटामिन की सर्वप्रथम गणना किसने की थी? फंक ने। मैं लिखता हूं कि विटामिन क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं वे रासायनिक पदार्थ जो जीवित प्राणियों के शरीर में एमीन्स यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। एमीन्स यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ये शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं।
ये शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। हाँ बेटा, वो भी बात तो इसमें से लिखनी पड़ेगी। हम इसको मतलब बॉडी के अंदर बना नहीं सकते, हमेशा इन्हें हम भोजन के द्वारा ग्रहण ही करते हैं। तो हम इस बात को भी लिखेंगे, इन्हें मानव या अन्य जीवधारियों के शरीर द्वारा, इन्हें मानव या अन्य जीवधारियों के शरीर द्वारा बनाया नहीं जा सकता। बनाया नहीं जा सकता है। इन्हें केवल भोजन या दवा के रूप में शरीर द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। शरीर द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ग्रहण किया जा सकता है। भोजन या दवा के रूप में शरीर द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। विटामिन कहलाते हैं। विटामिन कहलाते हैं बेटा। तो ये विटामिन के विषय में इंफॉर्मेशन हो गया कि विटामिन कहते किसको हैं और ये बनता कहाँ पर है। और हम लोग सबसे बड़ी बात कि विटामिन को बॉडी के अंदर नहीं बनाया जा सकता। हमेशा जब भी किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन की कमी हुई है तो उसे विटामिन हमेशा भोजन के रूप में या दवाओं के रूप में ही लेना पड़ा है। हाँ, एक और चीज को बताना यहाँ पर जरूरी रहेगा कि अगर किसी मनुष्य के शरीर में, अच्छा हम अन्य जीवधारियों की बात नहीं करेंगे, हम ज्यादातर लक्षण किस पर बात करेंगे? मनुष्य पर। यदि मनुष्य के शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो भी ये एक प्रकार का रोग हो जाता है, बन जाता है। अगर यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन की अधिकता भी हो जाए तो ये भी एक प्रकार का रोग है। तो हम क्या बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में विटामिन की एक संतुलित मात्रा होती है, लेकिन इससे कम या इससे ज्यादा हो जाने पर मनुष्य रोग ग्रसित हो जाता है। तो इस लाइन को और यहां बढ़ा लेते हैं। मानव शरीर में विटामिन की एक संतुलित मात्रा, होती है। यह मात्रा कम या अधिक, चाहे बेटा कम हो जाए मात्रा और चाहे अधिक हो जाए, दोनों चीजें हैं, या अधिक हो जाने पर मनुष्य रोग ग्रसित हो जाता है। मनुष्य रोग ग्रसित हो जाता है। तो ये बेटा हमेशा इस बात को ध्यान रखोगे कि विटामिन की न्यूनता का मतलब समझते हो? कमी, ये भी ठीक नहीं है और विटामिन की अधिकता भी ठीक नहीं है। अभी एक बात पर और चर्चा करेंगे कि विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा अगर मैं घुलनशीलता के आधार पर चेक करता हूं तो मुझे विटामिन मेनली जो है वो 2 प्रकार के मिलते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा भी
कि विलेयता के आधार पर, विलेयता का मतलब घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। तो इस बात को लिखेंगे कि विटामिन कितने भागों में डिवाइडेड है। विलेयता के आधार पर विटामिन 2 भागों में विभाजित हैं। विभाजित हैं। अब बेटा कौन कौन सा विटामिन 2 भागों में विभाजित है, कैसे विभाजित है, इस बात को यहां पढ़ते हैं। बेटा पहला विटामिन होता है वसा में घुलनशील विटामिन। बेटा इनको जानते हो, वसा का मतलब है ऑयल या फैट। विटामिन जो फैट में घुल जाते हैं, तैलीय पदार्थों में घुल जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं। तो हम इसको बताएंगे भी कि वे विटामिन जो तेल या वसा में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, हम उनको वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो मैं इसके डिफिनेशन भी लिख दूंगा कि वे विटामिन जो तैलीय या वसीय पदार्थों में घुल जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। और कोई हमसे पूछ लेता है कि सर कोई ऐसा बताओ जो विटामिन ऐसा हो जो वसा या तेल में घुल सकता हो। तो बेटा मैं इसके एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। कौन कौन सा विटामिन है जो वसा और तेल में घुलता है, जल में नहीं घुलता? तो बेटा ऐसा विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ध्यान रखना बेटा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपसे पूछेगा वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं, आप उनके क्या नाम बताओगे? ए, डी, ई, के। ये ऐसे विटामिन हैं जो जल में नहीं घुलते, केवल कहाँ घुलते हैं? वसा में। तो आप इस बात को हमेशा याद रखोगे कि कौन सा विटामिन जल पर नहीं घुलता और वसा पर घुलता है? ए, डी, ई, के। ये विटामिन जल पर नहीं घुलेगा, लेकिन कहां पर घुलेगा? वसा में घुलेगा। तो ये तो पहले प्रकार का विटामिन हो गया। मैं सेकेंड टाइप का विटामिन, हमने विटामिन को कितने भागों में बांटा था? विलेयता के आधार पर 2। तो पहला भाग तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। इसको कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। बेटा डिफिनीशन तो बिल्कुल आसान रहेगी, जैसा वसा में लिखा था तो आपने बताया था कि वे विटामिन जो तैलीय पदार्थों या वसा में घुल जाते हैं। अब हम किसके में घुलने की बात बताएंगे? जल में। तो लिखेंगे वे विटामिन जो जल में घुलनशील या घुल जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। अब बेटा इस पर भी बात आएगी कि सर हमको ये भी पता था, जैसे मैंने पढ़ा इस बात को कि वसा में घुलनशील विटामिन तो ए, डी, ई के हो गया।
अब कहता है जल में घुलनशील विटामिन, तो हमको इसका भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं जल में घुलनशील विटामिन को चेक करता हूं तो इस बात को ध्यान रखना कि 3 विटामिन है जो जल में घुलनशील हैं। कौन कौन सा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा विटामिन सी और तीसरा विटामिन एच। तो इसको ध्यान रखोगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन एच, ये ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं, तेल में नहीं घुलते। लेकिन तभी कभी मन में ऐसा भी विचार आ जाता है, सर इस सब विटामिन हम समझ गए, यहाँ भी विटामिन में के ए डी ई के लिख दिया गया, उधर भी लिख दिया गया, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई कि बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा गया। बिकॉज बेटा जो विटामिन बी है वो एक विटामिन नहीं है, बल्कि विटामिन बी कई प्रकार का विटामिन है। कैसे, मैं पढ़ के सुनाऊं। विटामिन बी में से एक विटामिन होता है B1, B2, B3, B6, B12। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, विटामिन कई प्रकार के हैं बी में से केवल, क्योंकि विटामिन बी पे कई प्रकार के, अगर मैं सभी प्रकार के उन विटामिन बी को पढ़ूं तो हम सबके नाम या तो लिखें B1, B2, B3, B6, या फिर हम क्या करें, उन सभी विटामिन को पढ़ने से अच्छा है B1, B2, B3 को पढ़ने से अच्छा है उसका नाम क्या बोल दें, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा आया, विटामिन B1 आया कि B2 आया? सभी आ गए, हाँ सभी आ गए। ऐसे मुझे हर एक विटामिन का अलग अलग नाम लिखना पड़ता, लेकिन जब मैं नाम नहीं लिखता हूं, बी कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, तो फिर इसका मतलब हो जाता है विटामिन बी में से बहुत सारे पदार्थ आ गए। अभी मैं विटामिन, इन दोनों विटामिन में कैटेगरी में एक चीज आपको बताता हूं। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जिसे हमेशा तैयार रखना चाहिए हमें। कैसा? अभी ध्यान देने वाली बात है, विटामिन इनकी बात करेंगे जो जल में घुलनशील है। बेटा हम लोग दिन भर में से कई लीटर पानी क्या कर जाते हैं, पी जाते हैं। तो कई लीटर जब पानी पीते हैं तो फिर क्या होता है, ये पानी हमारी बॉडी में जाता है, किडनी में फिल्टर होता है, और इसके बाद मूत्र के द्वारा हम इस पानी को अपने शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर। समझने वाली बात है कि जब हम भोजन के दौरान विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ले रहे होते हैं, विटामिन सी को ले रहे होते हैं, विटामिन एच को ले रहे होते हैं, तो फिल्टर सिस्टम में ये विटामिन बी हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर। अभी सोचो अगर ये विटामिन बाहर हो जाएंगे तो फिर हमें भोजन जो अगला मिलेगा उसमें से भी ये विटामिन क्या होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विटामिन जल में घुलनशील था, ये यूरिन में क्या हो गया, घुल गया, और घुलकर हमारे शरीर से कहां चला गया, बाहर। तो मैं क्या सोचता हूं, बॉडी में इस विटामिन की लगातार कमी आती रहेगी, और क्योंकि लगातार कमी आती रहेगी, जरूरी क्या है, हमारे भोजन में इस विटामिन की लगातार सप्लाई भी मिलती रहे, क्योंकि ये विटामिन हम जल्दी ही त्याग देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। तो क्योंकि जो विटामिन शरीर से बाहर जा रहे हैं, हमें भोजन में ये अच्छी मात्रा में मिलने चाहिए। तो हमें भोजन ऐसा मिलना चाहिए जिसमें से कौन कौन सा विटामिन हो, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन एच, इसको ध्यान रखें। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है उसको हम फिल्टर करके अपने शरीर से बाहर कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यूरिन क्या है, वाटर का, यूरिया का सॉल्यूशन है। अगर यूरिया और वाटर का सॉल्यूशन है तो एक चीज आप आसानी से समझ लो, ये तो वाटर पे डिसॉल्व होने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो वसा में घुलते हैं। क्या ये अपनी बॉडी से बाहर हो पाएंगे? नहीं। तभी आपने ये भी ध्यान रखा होगा कि हमारी बॉडी में अगर ये विटामिन एक बार आ गए, ये का मतलब कौन कौन से, ए डी ई के, अगर ये वाले विटामिन हमारी बॉडी में आ गए, ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहने वाले हैं। अगर ये रोज हमारे भोजन में नहीं मिल रहे हैं या रोज ये विटामिन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी शरीर से बाहर भी तो नहीं हो रहे हैं। एक बार ये विटामिन बॉडी पर आ गया, अब लंबे समय तक चलेगा। हाँ, धीरे धीरे ये खत्म होगा, लेकिन रोज हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं। तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के क्योंकि वाटर पे डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, ये विटामिन हमें डेली बेसिस पे नहीं चाहिए। और भी एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली है, एक तो ये समझ गए कौन सा विटामिन हमें डेली चाहिए और कौन सा विटामिन हमें समय समय पर चाहिए, डेली नहीं चाहिए। थोड़ा सा और इस बात को ध्यान देते हैं, जो व्यक्ति विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी और एच को डेली ले रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप डेली लोगे तो ये आपकी बॉडी में बढ़ने वाला नहीं। क्यों? कि जैसे अमाउंट बढ़ी आपने उसको बाहर कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति कभी डॉक्टर से बिना पूछे
BCH तो ले सकते हैं लेकिन ADEK नहीं ले सकते। बिकॉज क्यों नहीं ले सकते? मैंने बताया इसको अगर खा भी लिया तो ये क्या हो जाएगा, शरीर से निकल जाएगा। अगर डॉक्टर से बिना पूछे आपने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के इनमें से कोई भी विटामिन ले लिया तो होगा क्या, आपकी बॉडी में पहले से ही विटामिन है और ये विटामिन आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और भी मैंने एक लाइन पर लिख रखा है वहां कहीं कि विटामिन की संतुलित मात्रा होती है, यह मात्रा कम या अधिक हो जाने पर मनुष्य रोग ग्रसित हो जाता है। तो विटामिन ए की अमाउंट बढ़ भी गई तो भी तो रोग ग्रसित हो जाओगे, और विटामिन ए की कमी हो गई तो भी। तो कभी भी किसी भी विटामिन में से नंबर आ जाए कि इस विटामिन की दवाएं या इस विटामिन को हम ग्रहण कर रहे हैं, आप सबसे पहले चेक कर लो क्या वो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप कभी इन विटामिन को ले नहीं अपने आप से। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से कौन से विटामिन लिए जा सकते हैं, BCH। इससे क्या होगा कि अगर आपके शरीर में ये मात्रा बढ़ भी गई तो ये घट भी जाएगी। तो इन दो विशेष बातों को ध्यान रखेंगे कि कौन से विटामिन को हम बराबर ले सकते हैं, कौन से विटामिन को हम जरूरत पड़ने पर ही लेंगे। तो बेटा मैं एक काम कर देता हूं, इन दोनों पर एक एक नंबर लिखे देता हूं। क्या लिखे देता हूं, वो वाली बात कि कौन सा विटामिन हमें लगातार लेना चाहिए और कौन सा विटामिन हमें डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लेना चाहिए। नहीं तो इस बात को यहां लिखते हैं। सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन के लिए लिखते हैं, ये विटामिन मानव शरीर में लंबे समय तक बेटा इसका मतलब समझ जाओगे ना, उपस्थित रहते हैं। अतः इनका सेवन डॉक्टर के परामर्श, सलाह लिख सकते हो, के साथ ही करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको ध्यान से रखना है आपको। अभी चलेंगे जल में घुलनशील विटामिन, तो इसको तो बता दें, इसको तो लगातार ले सकते हैं आप। तो इसके विषय में भी लिखते हैं क्योंकि ये विटामिन यूरिन में घुल जाते हैं, क्योंकि ये विटामिन यूरिन में घुल जाते हैं। अतः इनका सेवन लगातार करने से कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और इन्हें ग्रहण करने के लिए डॉक्टर की सलाह की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा आप समझ लेंगे केवल। तो ये बेटा ये विटामिन का तो प्राइमरी अगर देखा जाए तो पहचान हो गया हम लोगों का। एक काम करेंगे, आप इसको नोट करेंगे, फिर विटामिन को 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करते हैं। एक एक विटामिन को नोट कर लें। इसको विटामिनों को एक काम करते हैं, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन विटामिनों को पढ़ते हैं जो वसा में घुलनशील हैं, और फिर उन विटामिन को पढ़ेंगे जो जल में घुलनशील हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिनों को मैंने लिख रखा है एक चार्ट में, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिख रखा है कि विटामिन का नाम, फिर उस विटामिन का फॉर्मूला क्या होता है,
फिर विटामिन का सोर्स क्या है, आखिर हम किन चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित करते हुए इन विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर है कि अगर इन विटामिनों की कमी हो जाए शरीर में तो इनकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, और दूसरा विटामिन की अगर अधिकता हो गई तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहला हमारा विटामिन है विटामिन ए। अब विटामिन ए का अगर ध्यान दिया जाए तो विटामिन ए का फॉर्मूला है रेटिनॉल, फॉर्मूला होता है C20H29OH। कभी कभी इस फॉर्मूले को बेटा ऐसा भी लिखा गया है तो आप उससे परेशान मत होना, लिखा गया है C20H30O, तो इससे बिल्कुल परेशान मत होना है। H को यहां ऐड कर दिया गया H30 और O लिख दिया गया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कहता है सोर्स क्या है विटामिन ए को प्राप्त करने का, बेटा मछली का तेल, मक्खन, संपूर्ण दूध, आगे चलेंगे अंड पीतक, अंडे का पीला भाग, एग यॉक, शकरकंद, गाजर, काशी फल, टमाटर, पपीता, और इसके बाद हरे पत्तेदार सब्जियां आप इसको ले सकते हैं जिसमें विटामिन ए आपको मिलेगा। अभी आगे चलेंगे, कहता है इससे रोग कौन सा हो जाता है अगर कमी हो गई विटामिन ए की, तो बेटा विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। अब रतौंधी रोग कौन सा है, रतौंधी का ही नाम एक क्या है, रात्र अंधता। रतौंधी में होता क्या है, प्रकाश की कमी में, जैसे क्या है कि प्रकाश अगर कहीं कम भी होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। अगर अच्छी लाइट है, अच्छा प्रकाश है तो हम वस्तुओं को देखते ही हैं, लेकिन अगर लाइट की थोड़ी सी कमी आ गई तो भी हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों में रात्रि अंधता या रतौंधी का रोग है, बेटा शाम के समय थोड़ा सा ही कम प्रकाश होता है, जैसे ही बेटा उनको वस्तुएं दिखाई देना क्या हो जाती है, बंद, अर्थात हमारे लिए प्रकाश की कम मात्रा और उनके लिए रात बराबर हो जाती है। थोड़ा सा ही प्रकाश की कमी है, उनको दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उनको लगेगा रात जैसा माहौल बन गया है। तो ये ध्यान रखना, रात्रि अंधता में दिन के प्रकाश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट कब पड़ता है, शाम और सुबह पर। प्रकाश के प्रति आंखें जो होती हैं वो कम सेंसिटिव रह जाती हैं। तो जैसे ही लाइट डिम हुई, कमजोर हुई, व्यक्तियों के लिए सेंसिटिविटी और डाउन हो गई, और जब सेंसिटिविटी और डाउन हो गई तो व्यक्तियों को दिखना बंद हो गया। तो रात्रि अंधता में शाम और सुबह के समय, या आप ऐसा बोल सकते हैं प्रकाश की कम मात्रा में वह व्यक्तियों के लिए अंधेरा छा जाता है और उनको नहीं दिखाई देता। फिर एक रोग होता है जीरोफ्थैल्मिया, इस रोग को चेक करते हैं। बेटा होता है क्या है, आप सभी ने इस बात को पढ़ा है क्लास 10th में, हालांकि ये बेटा फिजिक्स या बायो से रिलेटेड आर्टिकल है। मानव नेत्र जो है, या तो आप बायो में पढ़ते होंगे या तो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं इतनी बात जानता हूं कि आंख में कोई एक लिक्विड पाया जाता है, कांचाभ द्रव, और वो जब लिक्विड होता है तो होता क्या उसमें, मेरे ख्याल से उसको वेट्रस लिक्विड भी कहते हैं जहां तक। तो जब तक वो आंख में है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी कभी विटामिन ए की कमी होती है वो लिक्विड आंखों में कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि आंख में भरा हुआ वो लिक्विड सूखने लगता है, और जब आंख में भरा हुआ वो लिक्विड सूखने लगता है तो फिर हम ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया। इससे भी नजर कमजोर हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है लोगों को। आगे चलते हैं कि अगर ये विटामिन की कमी हुई तो ये इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर विटामिन ए की अधिकता हो गई तो क्या इफेक्ट उत्पन्न होता है, लिखा है जोड़ों में दर्द, हड्डियों का अनुरूप आकार से बढ़ना। अनुरूप आकार से बढ़ने का मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति बचपन से लेकर अपनी अंतिम अवस्था तक एक अनुरूप आकार में ही बढ़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि शुरुआत के 10 साल में बहुत लंबा था, अगले 5 साल में छोटा हो गया, फिर अगले 3 साल में बहुत ज्यादा लंबा हो गया, फिर बाकी के 2 साल में बिल्कुल छोटा हो गया। एक अनुरूप आकार का मतलब एक स्टेप वाइज तरीके से एक बढ़ने का क्रमागत नियम है। उसमें व्यक्ति के शरीर की सारी हड्डियां अच्छे ढंग से बढ़ती हैं कि शरीर का बैलेंस बिगड़ नहीं पाता है। हाथ की भी हड्डी बढ़ती है बचपन से अगर बड़े तक देखा जाए, पैरों की भी हड्डी उसी अनुपात में बढ़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विटामिन ए की अधिकता हो गई, कहीं एक स्थान की हड्डी 80 एकदम से बढ़ गई, बाकी जगह पे कोई ज्यादा खास वृद्धि नहीं हुई, एक जगह की हड्डी में एकदम से क्या हो गया, बढ़ गई। और जैसे एक जगह की हड्डी बढ़ेगी तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाया करती है वहां। अनुरूप आकार जितने आकार से बढ़ने चाहिए या तो उससे कम बढ़ेगी कि पता लगा सारी उंगलियां बिल्कुल ठीक हैं, एक उंगली ज्यादा बढ़ गई, या एक उंगली बिल्कुल कम बढ़ी।
तो इस प्रकार के इफेक्ट आ जाते हैं विटामिन ए की अधिकता में, तो किसी विटामिन की अधिकता भी ठीक नहीं है। अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे विटामिन डी। ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है, सभी लोग जानते हैं, एक बात तो सब आदमी जानता है, विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे विटामिन डी प्राप्त होता है। अच्छा, अपने यहां पर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है धूप से। रीजन उसका भी है, ओजोन परत जरूर है पृथ्वी से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लेकिन फिर भी कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन परत को पार करके पृथ्वी पर क्या हो जाती है? पहुंच जाती हैं, और उन्हीं से हमें क्या मिल जाता है? विटामिन डी। और विटामिन डी का फॉर्मूला होता है कैल्सीफेरॉल, फॉर्मूला C28H44O। अच्छा, मैंने लिख रखा है सूर्य का प्रकाश या अल्ट्रावायलेट रेज। अभी आगे चलेंगे। अच्छा, विटामिन डी का प्रॉब्लम ज्यादातर जो आती है बच्चों में, ये भी तुम ध्यान रखो, विटामिन डी की जो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो छोटे बच्चों में फेस करने को मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि इस छोटे बच्चों में केवल होता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम वहां आती है। क्या होता है? सूखा रोग जानते हो आप ना, तो कहता है बच्चों का सूखा रोग हो जाता है। आगे कहता है मंद वृद्धि, जो शारीरिक वृद्धि है वो कैसी होती है? धीमी। अगला नंबर लिखा है विकृत अस्थियां, हड्डियां भी मुड़ी हों, कहीं की छोटी हड्डी है कहीं बड़ी हड्डी है भी तो वो अपने शेप और साइज में नहीं है। आगे लिखता है धनुपाद। आपने देखा होगा जब भी आप पैरों के नीचे सिरों को जोड़ते हो तो आपके घुटनों के बीच, कभी कभी व्यक्तियों के घुटनों के बीच में होता क्या है? धनुपाद का मतलब है घुटने जो होते हैं एक दूसरे से, पैरों को जैसे ही जोड़ के खड़े हुए आप बिल्कुल एक साथ मिला के देखा, घुटनों के पास काफी ज्यादा गैप है, और घुटनों के पास काफी ज्यादा गैप है, हमने उसका नाम क्या रख दिया? धनुपाद। समझ गए? और ऐसा जैसे आप वैकेंसी वगैरह देखते हो, किसी फिजिकल वगैरह में आपको चेक किया जाता है, आप देखते होगे इस बात को चेक करते हैं वहां के डॉक्टर कि कहीं इसको धनुपाद तो नहीं है। लेकिन बेटा अगर आप बचपन से सही ढंग से हैं तो फिर आपको धनुपाद होने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना। हाँ, हाथ की कोहनी भी मोड़ के ऐसे देखी जा सकती है। आप देखोगे तो देखो दोनों गांठों के बीच में एक नॉर्मल गैप आपको मिलता है इस प्रकार से सामने, और नॉर्मल गैप मिलता है इसका मतलब ठीक है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जब ऐसे खड़ा होता है उसकी हड्डियों में ऐसा गैप है, ये खुला है, 2-3 हाथ इसमें 1 फुट का गैप है। अरे इतना गैप है, मैं ऐसे कह रहा हूं है, तो थोड़ा सा ज्यादा गैप आ जाता है, तो उस गैप को क्या कहते हैं? धनुपाद। एक चीज और लिखिए, आघात घुटने। आघात घुटने में आप सीधे खड़े होते हैं और आपके जो घुटने होते हैं वो एक दूसरे में क्या होने लगते हैं? टच होने लगते हैं। ये भी जैसे मैंने हाथों को किया, ये घुटने मेरे जो है वो क्या होने नहीं होने चाहिए? टच नहीं होने चाहिए, थोड़े सा गैप इनके बीच में बनना चाहिए। अगर ये दोनों टच हो जाते हैं आपस में, मोड़ने पर तो टच होंगे, सीधे पर टच नहीं होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं आघात घुटने। किसको कहते हैं? अगर घुटने जुड़ जाए उसको आघात घुटने कहते हैं, और जुड़े ना, आघात का मतलब टकराना, चोट ले लेना, तो जुड़ने लगे तो फिर उसको आघात घुटने कहेंगे। नॉर्मली किसी भी व्यक्ति में आघात घुटना होता नहीं जब तक उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई होगी। अभी आगे चलते हैं। बहुअस्थिभंगता अधिकता से उत्पन्न। बहुअस्थिभंगता क्या होता है? अगर आपके शरीर में विटामिन डी की बहुत अधिकता भी हो जाएगी। बहु का मतलब बहुत सारी, अस्थि का मतलब हड्डियां, अभंगता का मतलब टूट जाना। कभी कभी इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाने पर थोड़े से ही झटके में, थोड़ी सी ही चोट में व्यक्ति की एक नहीं मल्टीपल बोन्स जो होती हैं वो डिफेक्ट हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। कभी क्या होता है, आदमी गिर गया, एक हड्डी ब्रेक हुई, ये एक हड्डी का टूटना है, गिर गया 10-20 हड्डियां टूट गई, इसको कहते हैं बहुअस्थि भंगता। लेकिन नॉर्मल ऐसा बहुअस्थि भंगता नहीं है, ये है कि आप की हड्डियां बड़ी जल्दी टूटेंगी और बहुत ज्यादा मात्रा में टूट गई, कहीं की टूटी तो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गई असामान्य रूप से। तो हमने कहा ये तो बहुअस्थिभंगता है, और ये विटामिन डी की काय पर होता है? अधिकता पर। आगे चलते हैं। विटामिन ई, फॉर्मूला टोकोफेरॉल, या इसको ऐसे भी कहते हैं अल्फा टोकोफेरॉल, फॉर्मूला C29H50O2 होता है। वैज्ञानिकों ने विटामिन को सबसे पहले गेहूं के भ्रूण से प्राप्त। गेहूं का भ्रूण का मतलब क्या होता है? गेहूं के भ्रूण का मतलब होता है जब आप गेहूं को बोने जाते हो, जमीन पर डाल देते हो और जल्द ही गेहूं में अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। नहीं, जब गेहूं का बीज अंकुरण स्टार्ट करता है हम उसे क्या बोलते हैं? गेहूं का भ्रूण। आप लोग गेहूं को जैसे ही जमीन पर डालोगे 2-3 दिन बाद ऐसा कुछ होता है,
हल्का सा पेड़ जैसा निकलता है, वही तो गेहूं का भ्रूण है। अगर उसको रखा रहने दो कि वही पेड़ बन जाएगा गेहूं का। तो वो भ्रूण से प्राप्त किया गया था सबसे पहले। इसको कहता है चावल में मिलता है, कपास के बीज में भी मिलता है, मुर्गी, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियों पर मिलता है। मैं तो क्या सोचता हूं ना, विटामिन सी और विटामिन डी को छोड़कर हरी पत्तेदार सब्जियां तो सभी जगह ले सकते हो, हर एक विटामिन के लिए। कहता है प्रति आक्सीकारक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम कर देता है। और जब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। एक तो ये कमी गड़बड़ी हो जाती है। अगर विटामिन ई की क्या हो गई कमी, विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां, जिसको मसल्स बोलते हो, वो भी कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अभी मैं आगे पढ़ूंगा। कहता है कि अगर इसकी अधिकता हो जाए, बेटा विपरीत प्रभाव तो होता है लेकिन कोई खास विपरीत प्रभाव इसमें उत्पन्न नहीं होता, इसलिए मैंने अधिकता से उत्पन्न होने वाला कोई रोग वहां पर नहीं लिखा है। अगर कोई विशेष विपरीत प्रभाव पड़ता होगा तो फिर उसको लिखते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, विटामिन के। बेटा इसका नाम होता है, सूत्र का नाम है फाइलोक्विनोन, फॉर्मूला C31H46O2। कहता है मिलता कहां है, पत्तेदार सब्जियों में। इसको ढूंढो कहां कहां, पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, और बेटा हरी मटर पे भी, पनीर पर भी। अंडपीतक का मतलब मैंने पहले ही बता रखा था, उसका अंडे का पीला वाला भाग। अभी इसको एक चेक करते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। कहता है अब प्रोथ्रोम्बिन रक्तता। अभी आगे कहता है बीसीटी का बढ़। अब प्रोथ्रोम्बिन रक्तता का मतलब होता है एक प्रकार से अगर देखा जाए खून की कमी। खून की कमी का नाम एक और है एनीमिया। एनीमिया को मतलब खून की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। एक और नाम इसका है अब प्रोथ्रोम्बिन रक्तता, रक्त की बॉडी में क्या हो जाना, कमी हो जाना। अभी इस चीज को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। कहता है बीसीटी का बढ़ना। बीसीटी क्या है, बी का मतलब ब्लड, सी का मतलब क्लॉटिंग और टी का मतलब टाइम। हर एक व्यक्ति के ब्लड के क्लॉट होने का एक निश्चित टाइम है। निश्चित टाइम कैसा है कि आप चोट लगी, थोड़ी सी रक्त निकला और एक निश्चित समय में वो रक्त क्या हो गया, सूख गया, क्लॉट हो गया, जम गया। लेकिन क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है तो उसके चोट लगेगी तो ब्लड ज्यादा निकलेगा। अच्छा, ब्लड ज्यादा क्यों निकला, क्योंकि उसके ब्लड का क्लॉटिंग टाइम ज्यादा है। उसका क्लॉटिंग टाइम ज्यादा का मतलब जल्दी जम जाता है कि देर में जमता है। और जब देर में जमेगा तो सोचो, जब देर में जमेगा तब तक ब्लड निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा ऐसे व्यक्तियों। और जिनका बीसीटी कम होता है, बीसीटी कम होने का मतलब खून जरा से जैसे निकला जम गया। क्यों, बीसीटी कम था, 4 सेकंड में जम गया। बेटा एक रिपोर्ट भी होती है CTBT, लोग कह देते हैं, बाकी उसको क्या बोलते हैं, BCT। वो ब्लड के क्लॉटिंग टाइम को ज्ञात करते हैं। एक कांच की स्लाइड पर ब्लड को एक बूंद ड्रॉप ऊपर से डाला जाता है विशेष एंगल पर। ब्लड ऊपर से कहां भगता है, नीचे की ओर, और उस ऊपर से नीचे की ओर आते आते डॉक्टर इस बात को चेक करते हैं कि कितनी देर बाद वो रक्त का जो बूंद था वो जमा। जैसे बेटा जल्दी जमता होगा, जैसे बूंद को डाला थोड़ी दूर रुक बहेगा, जम जाएगा। ऐसे मैंने स्लाइड को पकड़ लिया एंगल पर, यहां से मैंने ब्लड की ड्रॉप डाली। अगर बीटी कम है तो बेटा थोड़ी दूर ब्लड गया, यहां जम गया, और बीटी ज्यादा तो यहां से यहां तक बहता, यहां जमा। वो डिस्टेंस जो कवर की है ब्लड ने, वो ये बताता है BTCT कितना है या BCT कितना है। तो इसको ध्यान रखेंगे, रक्त की कमी है। और रक्त की कमी में से होता क्या, रक्त तो बराबर है, प्रॉब्लम कहां से आ रही, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में क्या, किस चीज की कमी आ गई है, हीमोग्लोबिन। ये अच्छी चीज है। अगर ह्यूमन बॉडी पर हीमोग्लोबिन अच्छा है तो फिर आप ये समझ लें, अगर आपकी ब्लड में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी या कमी भी है, आप रिकवर बहुत अच्छा करते हैं। तो हीमोग्लोबिन का अच्छा रहना जरूरी है। अभी आगे इस पर भी कोई बेटा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन का इंफॉर्मेशन। जल में घुलनशील विटामिन के इंफॉर्मेशन को कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बाकी के लिए फिर मिलेंगे कल।